देखो इसमें क्या है, कल मैंने आपको बताया था ये फ्रेंडिक वाला FREUNDLICH एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसके अकॉर्डिंग था कि जब जैसे आपने ये दो चीज के बीच में ग्राफ खींचा है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में, तो ये ग्राफ कैसे आया? ये ग्राफ के 3 स्टेप थे। पहले स्टेप था लो प्रेशर। लो प्रेशर में देखो सीधी लाइन जा रही है, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, यानी कि अगर हम लो प्रेशर में देखेंगे इसे, लो प्रेशर में, तो जो x अपॉन m है यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी p की पावर 1। अब उसने क्या देखा कि जो मॉडरेट है या जो इंटरमीडिएट प्रेशर है, इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि यहां से ये थोड़ा सा बेंड हो गया। देखो इसको इस तरीके से दिखाता हूं मैं, यहां से थोड़ा सा बेंड हो गया, हल्का सा, मतलब जो सीधी लाइन जा रही थी अब थोड़ी सी तिरछी हो गई है। ठीक है, तो यहां से और एक स्टैंड तक, यहां तक देखो, यहां से आगे सीधी लाइन हो गई। तो इसको 3 स्टेप में बांट दिया उसने। पहला लो प्रेशर में, दूसरा इंटरमीडिएट प्रेशर में, और तीसरा हाई प्रेशर में। तो उसने 3 कैटेगरी में से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसने देखा कि अगर मैं इंटरमीडिएट या मॉडरेट प्रेशर रखता हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, मॉडरेट यानी मीडियम प्रेशर होगा, तो x अपॉन m है जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, अब वो पूरा का पूरा प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे और एडजॉर्प्शन कम हो रहा है। ये ऐसे ही मैंने आपको कल बताया था कि आपने टेस्ट दिया और बहुत कम पढ़ाई करी, आपने आधा घंटा पढ़ाई करी या 1 घंटे पढ़ाई करी और आपको 100 में से 30 मार्क्स आ गए। तो आपने सोचा अगर मैंने 1 घंटे में 30 आ गए, तो अगर 1 घंटा और पढ़ाई करूंगा तो 60 आ जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर 1 आवर्स में 30 है तो 2 आवर्स में कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स हो जाएगा। अगर मैं 3 आवर्स पढ़ूंगा पर डे तो 90 हो जाएगा। लेकिन ये रेशियो नहीं चलता है, स्टार्टिंग में चल जाता है, क्योंकि पहला जो पेपर बनता है वो इजी बनता है 30% तक। ठीक है, तो ये रूल फॉलो नहीं होता। तो ये उसने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो प्रेशर मैं ज्यादा अप्लाई कर रहा हूँ, अब आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, अब 1 घंटे के बजाय आपको 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब भी 60 मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो उसने देखा कि प्रेशर मुझे ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम हो रहा है, इसीलिए ये देखो ये लाइन ऐसी तिरछी हो गई थोड़ी सी एक लाइन के बाद। तो एक स्टैंड तक, यहां तक, इसको मैं कहता हूं पीएस। पीएस का मतलब सैचुरेटेड प्रेशर, यानी एक स्टैंड के बाद यहां तक, देखो इस रेंज के बाद प्रेशर आप कितना भी अप्लाई करो एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं। यानी कि उसने देखा कि अगर मैं हाई प्रेशर अप्लाई करता हूं तो x अपॉन m है जो, वो p की पावर 0, यानी प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप चाहे कितना भी प्रेशर दे दो तो जो एडजॉर्प्शन है वो हो ही नहीं रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये है कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों आपस में बराबर हो गए। जिस रेट से एडजॉर्प्शन हो रहा था उसी रेट से डिजॉर्प्शन हो रहा था। ठीक है, यानी आपने 100 में से 100 मार्क्स आ गए, तो अब आप कितनी भी मेहनत करोगे आप 100 से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसे यहाँ पे है, जितना एडजॉर्प्शन हो रहा है उतना ही डिजॉर्प्शन हो रहा है, तो इसीलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। तो हाई प्रेशर में P की पावर 0 हो जाएगी। तो इसने किसके लिए दिया, मेन मॉडरेट वाले के लिए, इसके लिए। तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया इसके लिए। और एक चीज और है इसमें, आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इस केस में उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इससे सैचुरेटेड या इक्विलिब्रियम प्रेशर भी बोलते हैं, रेज टू द पावर 1 अपॉन n, जहां पे 1 अपॉन n क्या होगा, 0 to 1, इसके बीच में, लाई बिटवीन 0 to 1। जैसे ये 1 है ये 0 है, तो इसके बीच का प्रेशर रखा है इसने। 0 होगा तो हाई प्रेशर, 1 हो गया तो लो प्रेशर, और इन दोनों के बीच का होगा
तो मॉडरेट प्रेशर, यानी 0 से 1 के बीच में, तो 1/n की वैल्यू होगी 0 to 1। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसको उसने क्या किया, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है p 1/n। और अगर इसका मैं लॉग लेता हूँ, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो क्या होगा, log x/m इज इक्वल टू log k इंटू p 1/n। अब ये मल्टीप्लाई में है, आपको इसका रूल पता होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई होगा तो बीच में प्लस हो जाता है और दोनों लॉग अलग अलग हो जाते हैं। अब ये पावर है, ये पावर हर हमेशा कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो इसका फाइनल इक्वेशन आप बुक में देखोगे तो ये लिखा होगा log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log और p। अब इसमें ग्राफ आता है, मैंने कहा था आपको कभी भी ग्राफ सॉल्व करना है तो एक ही इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, और वो कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये y हो गया, तो ये y एक्सेस में है, ये है एम एक्स, ये x एक्सेस में है log p इज इक्वल टू, और ये हो गया c। अब देखो कैसे पता चलेगा मुझे कि ये ओरिजिन से जाएगा या ऊपर से जाएगा। इसके लिए क्या करना है हमने कि log p की वैल्यू को 0 मान लो। अगर आपने log p 0 रखा तो भी क्या होगा, log x/m की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जरूर, 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ये करोगे तो गलत हो जाएगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पता कैसे चला, ये वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर इसको बढ़ाओगे आप log p को तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने log p की वैल्यू को 0 रखा है, देखो इसे 0 रखा है, तो ये वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो ये यहां से नहीं हो सकता स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू 0 है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कभी भी ग्राफ में, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर से बनेगा ये, ठीक है। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, एक आध ग्राफ का क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का, जैसे मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में बताया था, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे इसमें ये वाला ग्राफ है जो पूछा जाता है। तो इसमें ये ग्राफ ऊपर से जाएगा। अब इसको कंपैरिजन करो तो ये इंटरसेप्ट हो गया और ये स्लोप हो गया, तो स्लोप हो गया 1/n, और इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट हो गया log k, और ये ग्राफ इस तरीके से होगा। तो इसकी वेरिफिकेशन कैसे, वो कहता है चेक कैसे करेंगे, तो इसमें आपको कुछ चीज का ध्यान रखना है कि ये पहली चीज है एक्सपेरिमेंटल है, यानी ये हम अपने थ्योरेटिकल बेस पे नहीं लगा सकते, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, पहली चीज है। तो वो कहता है इसकी वेरिफिकेशन को हम कैसे करेंगे कि कोई चीज इसे शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो जो ये लाइंस आएगी वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन अगर आ गई तो ये वैलिड है उस चीज के लिए जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आई, जैसे मैंने कहा ये ग्राफ, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गया सीधा तो ये वैलिड है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो फिर ये नॉट वैलिड। अगर ये जिगजैग आ गया, सपोज अगर ये ग्राफ इस तरीके से आ गया एक्सपेरिमेंट में, तो इसका मतलब इसके लिए ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर जिगजैग। आवाज सही है मेरे ख्याल से सबको, आपका नेट नहीं आ रहा होगा। तो इसके बाद देखो आपको इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, लिमिटेशन में है, देखो पहले वेरिफिकेशन चेक करना है, x/m का ग्राफ आना चाहिए। और लिमिटेशन में क्या है, लिमिटेशन में ये है इसका कि ये हाई प्रेशर के लिए वैलिड नहीं होता, मतलब हाई प्रेशर को ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, तो ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये पहली इसकी लिमिटेशन है कि ये हाई प्रेशर के लिए वर्क नहीं कर रहा है, मेन चीज इसका यही है। दूसरा इसमें कि जो सरफेस एरिया का रोल है वो ये नहीं बता पा रहा है, जैसे हमने कहा कि सरफेस एरिया अफेक्ट करता है, तो सरफेस एरिया का जो रोल है वो इसके इक्वेशन में या किसी चीज में कहीं नहीं आ रहा है, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है, ये सरफेस एरिया के रोल को नहीं बता पा रहा है, ठीक है। जो मेन है, मेन आपको पहला वाला पूछा जाता है, तो ये आपका फ्रेंडली
एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हो गया। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैंने कहा था इक्विलिब्रियम या सैचुरेटेड प्रेशर, सैचुरेटेड प्रेशर। तो ये सैचुरेटेड प्रेशर कौन सा होता है? जैसे मैंने कहा था ये लाइन खींच दी मैंने और यहाँ से ग्राफ बन रहा है, तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पे जहाँ पे एडजॉर्प्शन बंद हो जाएगा, तो इस प्रेशर को हम कहते हैं सैचुरेटेड प्रेशर, यानी यहाँ के बाद एडजॉर्प्शन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंडीशन में, जिस स्टेट में क्या होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। जितनी चीज एडजॉर्ब हो रही है उतनी डिजॉर्ब हो जा रही है, तो फिर कुछ नहीं हो रहा उसमें, ठीक है, कोई चीज ऐड नहीं हो रही है उसमें, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसीलिए इस प्रेशर का नाम है इक्विलिब्रियम प्रेशर या सैचुरेटेड प्रेशर, ठीक है। और इस स्टेट को कहते हैं हम सैचुरेटेड स्टेट। ध्यान रखना, ये इसको बुक में लिखा होगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि सैचुरेटेड स्टेट होता क्या है। तो सैचुरेटेड स्टेट क्या होता है? ये वाली पोजीशन सैचुरेटेड स्टेट की है, जहां पे क्या होगा कि जिसके आगे एडजॉर्प्शन नहीं हो सकता, जितना एडजॉर्प्शन होना था तो हो चुका है। इसके बाद देखो सीधी लाइन जा रही है, ये एडजॉर्प्शन है ना, इसके रिस्पेक्ट में देखो ये सीधी लाइन जा रही है। तो ये सीधी लाइन जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एडजॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जितना एडजॉर्प्शन होगा उतना डिजॉर्प्शन हो जा रहा है। जितना पढ़ा आपने उतना भूलते जाओगे, जितना पढ़ा उतना भूल गए, तो क्या हुआ, बात तो बराबर हो गई, ठीक है। तो जितनी आपने सुना फिर आपने निकाल दिया कान से, फिर इधर से सुना इधर से निकाल दिया, तो बात बराबर हो गई, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच गए आप लोग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इस स्टेट को कहते हैं सैचुरेटेड स्टेट। जितनी गैस एडजॉर्ब हो रही थी उतनी क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो ओवरऑल क्या हुआ, उस सिचुएशन को, उस स्टेट को हम कहेंगे सैचुरेटेड स्टेट। और इस प्रेशर को हम कहते हैं सैचुरेटेड प्रेशर। जिस प्रेशर पर on this pressure the rate of adsorption becomes equal to rate of desorption. तो this type of pressure is called equilibrium और saturated pressure. क्लियर है यहां तक? इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ग्राफ का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, इसमें ग्राफ बनाओ, पहली चीज। दूसरी चीज है ये किसके लिए वैलिड होता है, कैसे पता चलेगा हमें ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अभी आज ये खत्म हो जाएगा अभी, इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाता हूं जो पूछे हुए क्वेश्चन से। अब इसके बाद यही चीज आती है सेम एडजॉर्प्शन फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, देखो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, सब कुछ सेम है। इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने कहां पे अप्लाई कर दिया, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज में एडजॉर्प्शन, यानी सॉल्यूशन में भी एडजॉर्प्शन हो सकता है क्या? तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड, और इसमें वाटर मिलाया हुआ था, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बनाया उसने। अब इस सॉल्यूशन में क्या किया, चारकोल मिला दिया, चारकोल। आप देखोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चारकोल, ये चारकोल का बहुत ज्यादा यूज है, इसके एप्लीकेशन में आ जाएगा ये पॉइंट। एप्लीकेशन पढ़ना है क्योंकि एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछे हुए। जैसे ही आपने इसमें चारकोल मिलाया, इसने क्या किया, इस एसिटिक एसिड को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। अब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड आपने 10 ग्राम मिलाया। जब चारकोल मिलाया तो देखा उन्होंने कि इसने इस एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया, और सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो गई, ठीक है। तो कम क्यों हुई? क्योंकि चारकोल ने उसे क्या किया है, एब्जॉर्ब किया हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है? चारकोल किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एसिटिक एसिड को सॉल्यूशन से। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एडजॉर्प्शन, और किसमें, फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, यानी सॉल्यूशन के टर्म्स में एडजॉर्प्शन कैसे हो रहा है। एक और चीज देखी उन्होंने क्या किया कि लिटमस पेपर लिया और उसे फिर चारकोल, जैसे रेड लिटमस होता है या ब्लू लिटमस हो गया, इस लिटमस सॉल्यूशन को लिया उसने और इसमें फिर चारकोल मिला दिया, ठीक है। चारकोल मिलाते ही क्या हुआ कि ये जो कलर था, ये कलर लिटमस था, ये किसमें चेंज हो गया, कलरलेस में, यानी इसकी सारी जो कलर है उसे रिमूव कर दिया।
तो ये किस में आ गया आपका, एडजॉर्प्शन में आ गया, सॉल्यूशन में। तो एडजॉर्प्शन बहुत सारे टर्म्स में होता है। तो फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला, सेम कॉन्सेप्ट है, देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी अप्लाई किया था वही चीज यहाँ पे इन्होंने यूज करी, जो किसने किया था इसमें, फ्रेंडलिक वाले ने। तो फ्रेंडलिक का जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था उसी को इन्होंने यूज किया, आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, देखो कोई चेंज नहीं हुआ, इन्होंने कहा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, इसका सॉल्यूट का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रेज टू द पावर 1/n। बस एक चेंज कर दिया, जहां पे प्रेशर था वहां पे क्या कर दिया, कंसंट्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी प्रेशर और वहां पे अगर कंसंट्रेशन आ जाएगा तो प्रेशर की जगह पे आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन को लिख दोगे बस। तो इन्होंने यही कहा, सॉल्यूशन के टर्म्स में हम क्या कहेंगे कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन is directly proportional to the concentration of solution raised to the power of 1/n, where 1/n lie between 1 to 0। सेम कॉन्सेप्ट है, देखो क्या चीज चेंज करी, कंसंट्रेशन चेंज किया है बस, बाकी और कोई चीज चेंज नहीं की है। अगर वो कहता है सॉल्यूशन के टर्म्स में बताओ, तो सॉल्यूशन के टर्म्स में केवल एक चीज चेंज होगी, कंसंट्रेशन, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। और सारा का सारा डेरिवेशन भी सेम है, देखो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर 1/n। फिर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है k c 1/n। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k इंटू सी की पावर 1/n। अब आपको ये रूल पता है लॉग का, तो क्या होगा, यहां से इसके आगे लिख लो, लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग c की पावर 1/n। अब ये पावर कहाँ चली जाएगी, आगे आ जाएगी, तो कोई चेंज नहीं करना। इसीलिए क्या होता है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, बस जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे चीजें रिपीट होती जाती है। ये हो गया log 1/n log c, यही आ गया। अब फिर वो कहता है इसके बीच में ग्राफ खींचो, ठीक है, ये ग्राफ अगर आता है 1 log x/m और log c, तो सेम ग्राफ बनेगा, कोई चेंज ही नहीं है। ये ग्राफ देखो यहीं से जाएगा, आपको लॉजिक बताया है क्यों जाएगा, इसमें इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, log k, क्योंकि ये क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसी को फॉलो करना है कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन में, केवल एक इक्वेशन है। और हमने देखा y एक्सेस में log x है, x एक्सेस में log c है, और ये m क्या हो गया, स्लोप हो गया, तो स्लोप हो जाएगा 1/m, ये हो गया स्लोप। और इसके बाद स्लोप के बाद इंटरसेप्ट क्या हो गया, log k। कोई चेंज नहीं है, देखो केवल एक चेंज करना है कि जहां पे मैंने क्या लिखा था, प्रेशर लिखा था, वहां पे कंसंट्रेशन को यूज करना है बस, बाकी सारी स्टेटमेंट और शुरू से लेके लास्ट तक का सेम है सॉल्यूशन के टर्म्स में। अब बताओ इसमें कोई डाउट आया, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन है इसमें? तभी मैंने आपको फ्रेंडलिक का पहले बताया, ताकि फ्रेंडलिक के जैसे ही आपको उसका याद होगा ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल क्या है, कंसंट्रेशन है बस, और कोई चीज नहीं। अभी मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, तो इस एप्लीकेशन में आपको सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, आप खुद भी उसे अप्लाई कर सकते हो। इसके एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो ये रूम है आपके पास, या कोई एक बॉक्स है, और इसमें आपने गैस फिल कर दी है, और आप चाहते हो कि गैस यहाँ रहे ना, तो आप क्या करोगे कि इसमें गैस रिमूव हो जाए, तो इसमें हम डालते हैं चारकोल। जैसे मैंने अभी कहा, ये चारकोल क्या करता है, सारी की सारी गैस को यहाँ पे अपने पे एब्जॉर्ब कर देगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या करो, एक बैलून लाओ और बैलून को हवा से फुला दो पहले पूरा, ठीक है, और इसके अंदर ये चारकोल डाल दो, ये मार्केट से लाओगे, चारकोल डालो इसमें और इसको बंद कर दो, बस हाथ से यहाँ पे बंद कर दो। अब क्या होगा, देखो आप थोड़ी देर में देखोगे आप कि इसकी सारी की सारी गैस यहाँ से गायब हो गई, ठीक है, इसके यहाँ पे कोई गैस बचेगी नहीं, क्योंकि सारी गैस को क्या करता है,
ये जो चारकोल होता है ये इस गैस को एडजॉर्ब कर देता है। तो अगर आपको कहीं पे वैक्यूम करना होगा तो हम एडजॉर्प्शन करते हैं किसका, चारकोल का। अगर कलर गायब करना होगा तो उसके लिए अलग अलग चीजें हैं, अभी मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ वन बाय वन इसके एप्लीकेशन में। तो आप कलर गायब कर सकते हो, कलर डेवलप कर सकते हो, गैस हटा सकते हो, ह्यूमिडिटी हटा सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। ठीक है, तो अब इसमें एक पॉइंट के बाद में एप्लीकेशन पे आता हूँ, जो लास्ट पॉइंट होगा एप्लीकेशन। उससे पहले एक और पॉइंट है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन आइसोबार्स, अगर आपने पढ़ा होगा आइसोबार किसे कहते हैं, कोई बता सकता है आइसोबार क्या हुआ? व्हाट इज आइसोबार? जैसे आइसोथर्म में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो जो पहले चीज हमने ली थी उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आइसोबार का मतलब होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये ध्यान रखना, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपके पास है क्लास 11th में, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक। ठीक है, तो ये सब किसमें है आपके थर्मोडायनेमिक्स में। तो वहां पे है कि प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो इसकी डिफाइन देखो, जैसे मैंने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की डिफाइन लिखी थी वही डिफाइन होगी, बस एक चेंज हो जाएगा। उसमें क्या था, x अपॉन m वर्सेस क्या था, प्रेशर के बीच में था जब आपने आइसोथर्म वाला किया था। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर को करना है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, बस बाकी कुछ नहीं करना है, पूरी डिफाइन सेम है। देखो डिफाइन क्या होगी, a graph drawn between extent of adsorption and temperature at constant pressure is called adsorption isobar। कोई चेंज नहीं है। देखो लैंग्वेज भी बता रहा हूं मैं आपको, क्या लैंग्वेज होगी कि एक ग्राफ को ड्रॉ करना है हमने किसके किसके बीच में, हमने करना है इसको एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्स अपॉन एम का मतलब बताया था आपको, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और किसके बीच में ग्राफ करेंगे, टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोबार का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इस ग्राफ ड्रॉ जो हम करते हैं इसे कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार, बस सिंपल सी डिफाइन है। ठीक है, अब इसमें उसने कहा कि दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बनाए हैं। देखो जैसे सपोज करो ये आपका एडजॉर्प्शन हो गया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और ये हो गया टेम्परेचर। तो अब ये बताओ अगर ये फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो पहला ग्राफ बना रहा हूं मैं ये वाला फर्स्ट, और सेकंड ग्राफ बना रहा हूं मैं ये वाला, तो आप किस में जाओगे बताओ, फर्स्ट या सेकंड में? अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा तो फिजिकल का मतलब क्या हुआ, गैस एडजॉर्ब होगी सॉलिड पे। तो अब इसका आंसर मुझे बता दो कि क्या होगा, गैस एडजॉर्ब हो रही है सॉलिड पे, तो इन दोनों में से कौन सा ग्राफ होना चाहिए, डायरेक्टली या इनवर्सली? रिप्लाई करके बता दो मुझे। सर फिर से रिपीट करना क्वेश्चन, क्या बोला आपने? अगर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हो रहा है और हमने टेम्परेचर देते जाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? श्रुति ठीक है, ट्राई है, वेल ट्राई। और इसके अलावा देखो गैस को हम एडजॉर्ब करेंगे सॉलिड में, ध्यान रखना, मैं फिजिकल में हर बार आपको कह रहा हूं कि आपको, हाँ राइट आंसर है, वेरी गुड श्रुति, एक आंसर आया बिल्कुल सही। और इसके अलावा कोई आंसर? ये तो खुद भी आप कर सकते हो, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। सर आप ही समझा दो। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अगर ये गैस मैंने क्या किया यहाँ पे, ये कोई सब्सटेंस रखा है और इसके ऊपर से गैस एडजॉर्ब हो रखी है यहाँ पे, अब मैंने टेम्परेचर दिया तो ये एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा या कम होगा, क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहाँ पे हम गैस को एडजॉर्ब करा रहे हैं सॉलिड में। ठीक है, गैस ऊपर से आ गई है, पूरी गैस भरी हुई है, आपने नीचे से हीटिंग कर दिया ना, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा या कम होगा, क्वेश्चन ये। बढ़ जाएगा वो भी। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि हीट दोगे तो गैस तो बाहर निकल जाएगी ना, गैस तो टेम्परेचर के साथ रह ही नहीं सकती है। जितना टेम्परेचर दोगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक है उसमें जैसे हीटिंग करोगे गैस तो सारी बाहर आ जाएगी। ठीक है, गैस कभी भी नहीं टिकेगी टेम्परेचर में। ठीक है, तो गैस क्या होगी, निकलती जाएगी बाहर, यानी
कैसा बनेगा ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस सर, इनवर्सली अच्छा है सर। प्रोपोर्शनल ग्राफ। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस क्या होगी, यहाँ से निकलती जाएगी। देखो अंडरस्टूड है ये। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये मूव कर जाएगी। गैस को किस कंडीशन में रख सकते हो आप? जब आप उसे फ्रीज करोगे, ठंडा करोगे। तभी तो जब कोल्ड ड्रिंक होती है तो उसे ठंडा करके रखते हैं हम लोग, तभी तो गैस क्या यस होती है, एक सामने रहती है। और जैसे ही गर्मी होगी क्या होगी, गैस सारी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, फिर आप बोलोगे कोल्ड ड्रिंक पीने में अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उसके अंदर तो गैस है ही नहीं। तो जितना गैस ज्यादा रहेगी उतना कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट अच्छा रहता है, इसीलिए उसमें CO2 गैस मिक्स करते हैं। तो समझ में आया ये कि फिजिकल एडजॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो ग्राफ सीधा बनेगा इस तरीके से। क्लियर हो रहा है ये? यस सर। एडजॉर्प्शन का ग्राफ क्लियर है? इसमें ग्राफ बहुत है मतलब। आपको डिफिकल्ट होगा केमिकल वाले में। केमिकल में क्या होता है, देखो केमिकल में मैंने आपको काइनेटिक्स में बताया था ये कि कभी भी केमिकल का ग्राफ बनेगा तो इस तरीके से बनता है। जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मैंने ग्राफ बनाया था आपको, तो वही चीज यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, ध्यान रखना केमिकल में इस तरीके का ग्राफ बनता है। यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर। तो क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बार बार कहा था कि एक एनर्जी होती है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखो ये लाइन है, इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा तभी केमिकल रिएक्शन होगी। अब आपकी एनर्जी सपोज ये 10 जूल है और ये यहाँ पे है 60 जूल है, तो आपको अभी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 50 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो जब जितनी इतनी एनर्जी तक पहुंचेगा तब तक इसे हीट टेम्परेचर दोगे तो ये एब्जॉर्ब करता रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, ये हीट निकाल देगा बाहर, ये बाहर निकाल देगा। कोई भी चीज देखो, आप कोयला होता है, कोयले को पहले आपको तो हीट देनी पड़ेगी ना, पहले हीट दोगे आप, गर्म होगा, उसके बाद फिर क्या होता है उसमें, उसके बाद वो हीट को बाहर निकालता है। हाँ ओके ओके सुमित, कोई बात नहीं, यू कैन। अब देखो यहां तक आपको समझ में आया एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी यहाँ पे आगे देखो, तो केमिकल रिएक्शन में आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, ये कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों का ग्राफ इसी तरीके से बनता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा था पहले ही। ठीक, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि केमिकल का ग्राफ इस तरीके से बनता है हर हमेशा। पहले आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा एक लिमिट तक, यहां तक। इसके बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, यानी कि हीट निकलने लगेगी बाहर यहाँ से, ये देखो हीट निकलने लगेगी। ठीक, तो ये हीट यहाँ से बाहर निकलने लगेगी। फिर यहाँ से डिसाइड होगा कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो ये इस स्टेज से पता चलेगा हमें। तो ये ग्राफ समझ में आया सबको? यस सर। अब इसके बाद देखो, अब आ गया लास्ट पोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एप्लीकेशन वाला। ठीक है, तो एप्लीकेशन है इसमें। पहले यहां तक में कोई डाउट है किसी को तो पूछो मुझे, एनी डाउट? किसी को भी डाउट है यहाँ तक? जो मैंने फ्रेंडिक का बताया था उसमें ग्राफ ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ, ग्राफ से ही क्वेश्चन आते हैं उसमें, या वैलिडिटी चेक करने के लिए आता है। और दूसरा सॉल्यूशन का बहुत कम आता है क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज है, तो फ्रेंडली को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आपको क्या करना है, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो सेम आईडी पे फिर से ज्वाइन करो। ठीक है, सेम आईडी को फिर से ज्वाइन करना है और 30 मिनट के अंदर बंद रहता है। टॉपिक करता हूँ।